हेलो दोस्तों, मैं आशीष पंचाल आप सभी का स्वागत है पीसीएस एग्ज़ाम अड्डा में। यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 की एग्ज़ाम की तैयारी में आप सभी लोग लगे होंगे। आपको बता दें कि करंट अफेयर एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण सब्जेक्ट होता है। इसके लिए हम लोग जो है एक अपने हिसाब से जो कंटेंट हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं, उनको हम जो है स्टैटिक जीके से जोड़कर उनको हमने विस्तारित किया है। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस एक सब्जेक्ट है करंट अफेयर के अंतर्गत, जो साल भर की घटनाएं होती हैं उस पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर उनको हम करने की कोशिश करते हैं, जिनमें से कि वो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। फिर उनको हम चर्चित करते हैं अपने पुराने इतिहास को लेकर के। तो आज का पार्ट जो है तीसरा है और जून मंथ के बारे में हम जानकारी करेंगे। जून माह के जो 2024 में जो घटनाएं हुई पॉलिटिकल गवर्नेंस से संबंधित, उनको हम आपको बताएंगे। चलते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस की क्लास करते हैं। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस की क्लास में जो पहला क्वेश्चन है वो ओम बिरला लगातार जो है दूसरी बार लोकसभा स्पीकर चुने गए हैं। ये हैं ओम बिरला जी और इन्हीं के बारे में हम जानेंगे और अपने लोकसभा के स्पीकर के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी समझेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले ओम बिरला जी के बारे में। तो आपको पता है कि जून 2019 में 17वीं लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे और 18वीं लोकसभा अध्यक्ष के बाद एक बार फिर से उन्हें चुन लिया गया है और वो दूसरी बार अध्यक्ष चुने जाने वाले छठे स्पीकर होंगे। एक तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद 2 बार पूर्ण काल कार्य करने चुने जाने वाले दूसरे स्पीकर, मतलब कि 2 बार पूर्ण कार्यकाल के दौरान जिन व्यक्तियों में उनकी श्रेणी रखी गई है वो दूसरे स्पीकर हैं। आपको बता दें कि बिरला जो है 2 बार निर्वाचित होने वाले छठे व्यक्ति हैं। पहले जो थे वो एम अयंगर थे, जो 56 से 57 तक रहे, ठीक है। इसके बाद नीलम संजीव रेड्डी रहे और इसके बाद GS ठिल्लन रहे और बलराम जागड़ रहे और GMC बाल योगी रहे। तो आपको पता है इन 5 व्यक्तियों के बाद जो स्थान मिलता है वो ओम बिरला जी को मिलता है, ठीक है ना। तो चलते हैं, सबसे पहले ओम बिरला के बारे में देखते हैं कि ओम बिरला जो है, इनका जन्म जो हुआ था भाई 1962 में हुआ था, 23 नवंबर का दिन था और राजस्थान के कोटा में इनका जन्म हुआ था। आपको बता दें वो एक राजनीतिक और सामाजिक कर्ता के रूप में विद्यमान है इस समय वर्तमान में। आपको तो 1979 में छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और 2003 में कोटा दक्षिणी सीट से अपना पहला विधानसभा चुनाव जीत लिया था और 2008 में फिर से असेंबली चुनाव में जीती मिली और 2013 में तीसरी बार विधायक बने। ओम बिरला कोटा निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं या 17वीं लोकसभा के लिए चुने गए हैं। वो केवल दूसरी बार संसद सदस्य बनने पर लोकसभा स्पीकर बनने का जो है उन्हें अवसर प्रदान मिला और राजस्थान की कोटा सीट से तीसरी बार सांसद भी चुने गए। 18वीं लोकसभा अध्यक्ष के रूप में फिर से उनको चुना गया। इसके बाद आपको बता दें इस लोकसभा अध्यक्ष के बारे में हम जानेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष का पद क्यों महत्वपूर्ण हमारे लिए। आपको पता है एक तो सदन का यह संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख होता है, पीठासीन अधिकारी होता है प्रत्येक सदन का, एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष कार्यों का निर्वहन करता है। सदन अपने पीठासीन अधिकारी का चुनाव उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से करता है और सदन में मतदान करते हैं। इसके बाद आगे बता दें कि सत्तारूढ़ दल के जो सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है और उपाध्यक्ष जो होता है वो विपक्षी दल से चुना जाता है। जब लोकसभा भंग हो जाती है तो अध्यक्ष नया अध्यक्ष के चुने जाने के पूर्व तक नई लोकसभा की बैठक तक अपने पद पर बना रहता है। ये भी आपको जरूरी होना चाहिए। फिर इसके बाद संविधान के निचले सदन की आवश्यकता पड़ने पर लोकसभा को अध्यक्ष को हटाने का अधिकार होता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 में जो है इसका प्रावधान है। फिर इसके बाद जो अध्यक्ष होता है लोकसभा का वो क्या करता है, त्यागपत्र अपने उपाध्यक्ष को देता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। वेतन और भत्ते जो मिलते हैं वो भारत की संचित नीति पर आधारित होते हैं। वरीयता के क्रम में मुख्य न्यायाधीश के साथ वो 6वें स्थान पर उनका स्थान रखा गया। 6वें स्थान में मुख्य न्यायाधीश भी है और 6वें स्थान पर जो है लोकसभा अध्यक्ष भी है। बराबरी पद दिया गया। लोकसभा में भारत के संविधान के प्रावधानों का अंतिम व्याख्याकार होता है और निर्णय प्रकृति में उसकी बाध्यकारी होता है। जो निर्णय दे देता है वो बाध्यकारी होता है, डिसीजन अंतिम होता है। इसके बाद आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, ज्वाइंट सीटिंग होती है, उसमें भी जो है ये हिस्सा लेते हैं। इसके बाद आपको बता दें कि गणपूर्ति के अभाव में सदन को भंग बैठक को स्थगित कर सकता है। अगर 1/10 का भाग नहीं
गठित हो पाता तो संसद को भंग कर सकता है, बैठक को स्थगित कर सकता है। गतिरोध को दूर करने के लिए वो मतदान करने की शक्ति भी उसके अंदर, वो मतदान भी करवा सकता है। और कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं अथवा नहीं है, उसके भी बारे में उसे पूर्ण अधिकार है। इसके बाद आपको पता है सदस्यों की जो 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से प्रदान की गई है। दल बल विरोधी कानून जो होता है उसको भी लोकसभा के सदस्यों की आयुक्ता और तो उसको भी वो डिसीजन ले सकता है। इसके बाद आगे आपको बता दें, अगला हमारा जो चर्चित क्वेश्चंस है वो है गठबंधन सरकार। अब गठबंधन सरकार क्या होती है, अभी तक बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगी। आपको बता दें, हाल ही में 2024 में जो लोकसभा का आम चुनाव संपन्न हुआ, चुनाव के बाद केंद्र में गठबंधन की सरकार बनी, किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इसका मतलब ये होता है ऐसा संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण ऐसा होता है। इसके बाद आपको बता दें कि गठबंधन के बारे में देखेंगे कि यह एक राजनीतिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में जब किसी एक दल को विधायिका में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तब कई दल सरकार बनाने के लिए आपस में सहयोग करते हैं। भारत में गठबंधन सरकार के लिए योग देने वाले प्रमुख कारकों में शामिल बहुदलीय प्रणाली, क्षेत्रीय विविधता, राज स्त्री पार्टी का जो उदय होता है वो समर्थन दे देते हैं और फिर सरकार बन जाती है। इसके बाद आपको बता दें सत्तारूढ़ दल विरोधी कारक होते हैं। इसमें भारत में गठबंधन सरकार दो तरीक़ों से बनती है। चुनाव पूर्व गठबंधन, चुनाव से पहले ही गठबंधन कर लेते हैं। कई जो है चुनाव से पहले गठबंधन बनाते हैं और मतदानों के मामले में संयुक्त मोर्चा प्रस्तुत करते हैं। कुछ गलतियां इसमें हैं, थोड़ा ध्यान देना। चुनाव पश्चात गठबंधन क्या होता है, चुनाव पूर्व गठबंधन बहुमत हासिल नहीं कर पाता तब राजनीतिक दल चुनाव परिणामों के बाद सरकार बनाने के लिए अनुमति देते हैं। गठबंधन हेतु दूसरी पार्टियों के साथ वार्ता भी करते हैं तब गठबंधन बनता है, ऐसा नहीं बन जाता। तो ये पॉइंट्स आपका क्लियर होता है गठबंधन के बारे में, तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया हो कि गठबंधन की सरकार किस तरह से जो होती है। और देखो गठबंधन की सरकार में एक चीज़ और होती है कि राष्ट्रपति के पास विवेक शक्तियाँ होती हैं जिसके आधार पर वो भी आगे सरकार बना सकता है। ठीक है, वो उसको बिल्कुल अलग दिया, वो विवेकाधिकार पर उसका प्रावधान है कि विवेकाधिकार जब स्पष्ट बहुमत कोई भी सरकार नहीं दे पाती तब वो अपने विवेक से सत्तारूढ़ जो दल की पार्टी होती है जो स्पष्ट बहुमत विफल हो गई हो लेने में, तो वो अगर कई वर्षों से लगातार पार्टी जो है बनी हुई देश में और शासन मजबूत किया हुआ है, अच्छे कार्य हैं उसको, तो वो विवेक का प्रयोग कर से जो है राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करके कोई सत्तारूढ़ दल के पार्टी का नेता जो है चुन लेती है। ठीक है, इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चंस है वो है आपका बेटा नए राज्यों का जो है मांग, नए राज्यों की मांग कैसे बढ़ी। आगे हम बताते हैं डिमांड फॉर द न्यू स्टेट। चर्चा में क्यों है कि 2 जून तेलंगाना राज्य के गठन के 10 साल पूरे हो गए। जब किसी की जो है ऐसे शताब्दी मनाई जाती है 10 साल की, 15 साल की, 5 साल की, ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना भी देता है आयोग। तो 10 साल पूरे हुए तो इसलिए हमने 2 जून तेलंगाना राज्य के गठन की बात की और उसके आगे हमने अपने स्टैटिक जीके से जोड़ने की बात बढ़ाई। तो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत आंध्र प्रदेश राज्य जो है पुनर्गठन करके तेलंगाना नाम एक नया राज्य बनाया था और हैदराबाद को तेलंगाना की राजधानी बनाया था। विकास की कथित क्षेत्रीय समानता को देखते हुए तेलंगाना राज्य के गठन का कदम उठाया गया था। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि हाल ही में जो है एक भील जनजाति है जो महाराष्ट्र में और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में निवास करती है और भील प्रदेश में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र भील आबादी वाले हिस्से में शामिल करने की मांग की जा रही है। आपको मैं बता दें नए राज्यों की गठन की अगर हम प्रक्रिया के बारे में देखें तो बहुत सरल है, ज़्यादा समझने में आपको टाइम नहीं लगेगा। संविधान इन अनुच्छेदों में नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के जो क्षेत्र होते हैं, जो सीमा होती है, जो नामों में बदलाव होते हैं, उसमें प्रावधान दिया गया है 3 में। इस अनुच्छेद के तहत क्या बताया गया है कि शक्ति, सबसे पहले देखते हैं शक्ति किसको प्रदान है। तो आपको बता दें संसद जो होती है वो कानून द्वारा किसी भी राज्य के क्षेत्र को अलग करके या 2 से अधिक राज्यों के हिस्सों को मिलाकर राज्य के किसी भी हिस्से में कमी क्षेत्र के साथ मिलाकर एक नया राज्य बना देती है। संसद को जो है पावर दी गई है। राष्ट्रपति की कैसे सिफारिश होती है, नए राज्य के गठन संबंधित एक विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी पर ही संसद के किसी सदन में पेश किया जाता है और राज्य विधानमंडलों के साथ परामर्श किया जाता है। विधेयक को मंजूरी देने से पहले राष्ट्रपति विधेयक को उस राज्य विधानमंडल को निर्धारित समय के भीतर अपना विचार व्यक्त करने के लिए भेजेगा।
और क्षेत्र, सीमा और नाम में प्रवाहित हो रहे हों। ठीक है, इसके बाद आगे हम बता रहे हैं आपको कि जो संसद होती है एक साधारण विधेयक पारित करती है और एक नए राज्य का गठन कर सकती है। तो नए राज्य के गठन के लिए साधारण विधेयक का होना जरूरी है। साधारण विधेयक क्या होता है कि जो संसद में साधारण बहुमत से यानी सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित होता है। ये तो क्लियर हो गया। जो साधारण विधेयक होता है वो संसद में साधारण बहुमत से यानी सदन में उपस्थित जो मतदान करने वाले सदस्य होते हैं उससे बहुमत पारित किया जाता है। आपको बता दें स्वतंत्रता के बाद जो है भाषाई आधार पर गठित होने वाला जो राज्य था वो आंध्र प्रदेश था। तो ये पता होना चाहिए। एक स्वतंत्रता सेनानी थे पोट्टापी सी रामलल्लू जी, लंबा संघर्ष किया, अनशन किया और 1953 में आंध्र प्रदेश को एक नया राज्य का दर्जा मिला है। कारण यह है कि इनके निधन के बाद जो लोगों की आवाज़ें उठ रही थी उस आवाज़ को जो है थामना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए सरकार ने कहा कि भैया आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर एक नया राज्य बना दो। अब न्यायिक निर्णय के आधार पर हम जानेंगे। अब देखो न्यायिक निर्णय क्या रहे। सबसे पहले बात होता है कि एक बेरुआरी संघवाद था 1960 का। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो अनुच्छेद 3 आप पढ़ रहे हैं वो संसद को राज्यों के क्षेत्रफल में परिवर्तन करने का अधिकार देता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि संसद भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी को सौंप सकती है। यह निर्णय आया बेरुआरी मामला में। किसी भारतीय क्षेत्र को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके किसी दूसरे देश को सौंपा जा सकता है। ये आगे की बात है। इसके परिणाम कुछ भारतीय क्षेत्रों को पाकिस्तान सौंपने हेतु नवा संविधान संशोधन 1960 पारित किया गया था। इसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग और उसकी कुछ समितियां हैं। तो सबसे पहले एसके धर आयोग है, ये घर आयोग लिख गया। 1948 का आयोग ने भाषाई कारक के बजाय प्रशासनिक सुविधा पर जोर दिया और राज्यों के पुनर्गठन की मंजूरी सिफारिश की। अब एक जेवीपी समिति आवा, इसमें नाम है जे का मतलब होता है जवाहरलाल नेहरू भैया, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। 3 लोग हैं इसलिए जेवीपी समिति के नाम से जाना जाता है। यह 1948 की बात है। इस समिति के सदस्य थे और इन्हीं के नाम पर इस समिति का नाम रखा गया था। इसके बाद आगे आपको बता दें जो आपके जो है जेवीपी रखा गया था। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग थी उसको खारिज कर दिया था। फिर फजल अली आयोग आया 1953 में और ये सक्सेसर फजल अली आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन की बात को सिफारिश मंजूर कर ली। फजल अली ने 14 राज्य जो थे उनमें 6 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की सिफारिश कर दी गई। इसके बाद संसद ने आयोग की सिफारिश से 7वां संविधान संशोधन 1956 लाया और उसके माध्यम से इसे लागू कर दिया। अब हम चलते हैं अगले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आंतरिक आपातकाल क्या है। अब देखो एक चीज़ मैं बेटा बता दूं कि जो आंतरिक आपातकाल है वो आपका जो है इंटरनेशनल इमरजेंसी होती है। चर्चा में क्यों रहा है, 2024 में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के पूरे 50 वर्ष पूरे हुए, इसलिए चर्चा का विषय। 25 जून 1975 को एक कथित आंतरिक खतरे का हवाला देकर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल लगाया, जिसे नेशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं। इसके बाद आपको बता दें कि आपातकाल क्या है। बहुत लोगों को अभी तक आपातकाल के बारे में नहीं पता होगा, तो हम आज बताते हैं आपको। आपातकाल एक ऐसी स्थिति होती है जो लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को निलंबित कर सकती है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों की शक्तियों को भी अपने हाथ में ले सकती है, यही आपातकाल इमरजेंसी है। भारत में आपातकाल के दौरान ज़्यादातर मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का जो प्रावधान है वो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आपको बता दें कि जो भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित जो प्रावधान है वो आपको पता होना चाहिए कि 18 के तहत, इस 18 में है तो x का मतलब 10 होता है, v का मतलब 5 होता है, 3 तो 18 हो गया। 10 5 15 3 18। बहुत सारे बच्चों को रोमन अक्षर भी नहीं आते। 18 के तहत आपको बता दें अनुच्छेद 352 से 360 में इसका उल्लेख किया गया है। और आपको बता दें इस प्रावधानों को शामिल करने के पीछे औचित्य भी है कि संप्रभुता, एकता, अखंडता, सुरक्षा, लोकतांत्रिक राजनीति व्यवस्था और संविधान की रक्षा भी करना बहुत जिम्मेदारी है। इसके बाद आपको बता दें कि आपातकाल के प्रकार भी होते हैं। तो आपातकाल के जो प्रकार होते हैं वो एक राष्ट्रीय आपातकाल है जो अनुच्छेद 352 में है, जैसे युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या किसी हिस्से की सुरक्षा खतरा होने के कारण राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देता है।
वहीं युद्ध या बाहरी आक्रमण, युद्ध एवं बाहरी आक्रमण से लगे आपातकाल में ब्याह आपातकाल, सशस्त्र विद्रोह पर लगे आपातकाल को आंतरिक आपातकाल भी कहा जाता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ये आपको याद रखना। राष्ट्रपति जो होता है वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिमंडल होता है, उसी की जो है प्रावधान पर ये आर्टिकल 352 का प्रयोग करके जो है राष्ट्रपति या राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। इसके बाद आगे हम बता दें कि अब तक जो भारत में 3 बार तो एक तो राष्ट्रीय आपातकाल लगे हैं, तो ये याद रखिए। 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी। 1962 में जो है चीन के साथ युद्ध हुआ। 1971 में पाकिस्तान के युद्ध के कारण 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। एक नोट है आपको मैं बता दूं कि इस नोट में क्या है कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये रखना है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ। इसे आंतरिक अशांति जो है के नाम से जो है ये इमरजेंसी बताई गई। तो आपको बता दें कि इसको पता होना चाहिए कि ये संविधान संशोधन हुआ, इसके माध्यम से इसे जैसे विद्रोह के स्थान पर आंतरिक जो है इमरजेंसी पावर, जो इंटरनेशनल इमरजेंसी पावर कहने लगे हम लोग। फिर हम चलते हैं राष्ट्रपति शासन जो है, जो उसका प्रावधान 356 में है, और ये जो है एक संवैधानिक राज्य की संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाए तो इसके प्रावधान के लिए सीधा केंद्र सरकार को बोल दिया जाता है, और केंद्र सरकार में जो है राष्ट्रपति जो होता है वो पूरा राज्य हैंड ओवर कर लेता अपने हाथों में। एक वित्तीय आपातकाल होता है, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है, और इसका प्रावधान भारतीय संविधान के 360 में है। ठीक है, भारत और किसी भी क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता या उत्पन्न हो जाए, खतरा उत्पन्न हो जाए, तो उसके लिए वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। जैसे लॉकडाउन में संभावना और 2-3 महीने बढ़ जाती तो यह 100% वित्तीय आपातकाल का प्रावधान लागू हो जाता। अब तक भारत में किसी भी आधार पर वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ। इसके बाद हम बताते हैं आपको कि आपातकाल की जो घोषणा होती है वो कैसे, प्रक्रिया क्या है। उद्घोषणा के लिए आपको सबसे पहले 352 के अनुसार केंद्रीय जो मंत्रिमंडल होता है वो लिखित अनुरोध पर राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषणा की जाती है। लिखित अनुरोध को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। लिखित अनुरोध को, ये लिखित आपको प्रमाण देना पड़ेगा, ये इसके द्वारा जोड़ा गया। अनुमोदन क्या है कि 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक होता है, तो ये भी चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। इसके बाद इसकी क्या अवधि रहती है। अब अवधि में अगर हम चलते हैं तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जारी करने की जो तिथि होती है वो 6 महीने तक लागू रहता है। इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित एक संकल्प के माध्यम से 6 महीनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा जब पारित होता है एक संकल्प लिया जाता है, फिर माध्यम बनाया जाता है, फिर 6 महीनों के लिए और बढ़ा दिया जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से आपातकाल को अनिश्चित समय तक बढ़ाया जा सकता है, 6 महीने करके। आपको बता दें संविधान का जो 44वां संशोधन 1978 हुआ उसे संविधान के द्वारा जोड़ा गया इसे। अब हम आगे बात करेंगे कि इसमें जो है 6 माह की अवधि के दौरान लोकसभा भंग हो जाती है। 6 माह की अवधि के दौरान लोकसभा भंग और आपातकाल की स्थिति को आगे जारी रखने की मंजूरी नहीं मिल पाती। इस उद्घोषणा की वैधता लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक में 30 दिनों तक बनी रहती है, बशर्ते इसके बीच राज्यसभा ने इसे जारी रखने की मंजूरी दे दी हो। ठीक है, तब तो ये जारी रहेगी, नहीं तो अंततः जारी नहीं रहेगी। आपातकाल की घोषणा में उसे जारी रखने के प्रत्येक संकल्प को एक संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित पास होना आवश्यक होता है। आपको पता है 44वें संविधान संशोधन 1972 द्वारा इसे जोड़ा गया था। अब हम बात करेंगे जो है आंतरिक आपातकाल के दौरान जो 44वां संविधान संशोधन 1978 है उसके माध्यम से लाए गए संवैधानिक क्या परिवर्तन है। 1977 में जो है जनता पार्टी की सरकार ने जस्टिस JC शाह आयोग का गठन किया। आयोग में जून 1975 में लगाए गए आपातकाल के दौरान उसे सत्ता के दुरुपयोग की गई ज़्यादातर कदाचार आरोपों के कई पहलुओं पर जांच करना था। लिखित अनुमोदन में क्या आपको मैं बता दूं कि आपातकाल को केवल मंत्रिमंडल द्वारा जो है राष्ट्रपति को दी गई लिखित सलाह के आधार पर ही की जा सकती है, लिखित अनुमोदन, है ना। तो फिर इसके बाद आपको बता दो कि इसमें जो है कौन कौन से अधिकार छीन जाते हैं। तो मौलिक अधिकार के संदर्भ में देखो, सबसे पहले 359 पढ़ेंगे और दायरा सीमित कर दिया गया। इसका अर्थ होता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार। ठीक है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का जो 20 है, और जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार दिया गया है 21 में, उसे आपातकाल के दौरान लागू रहेंगे। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि 44वां जो संविधान संशोधन 1978 है वो संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया। अनुच्छेद 300 के 1 के तहत इसे एक संवैधानिक अधिकार बना दिया है।
इसके बाद आपको मैं बता दूं कि लोकसभा के कार्यकाल में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जो अनुच्छेद 83 और 172 संशोधन करके लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको बता दें अनुच्छेद जो है 275 ए को हटाना। तो आपको बता अनुच्छेद केंद्र सरकार किसी भी राज्य के कानून और व्यवस्था को किसी भी गंभीर में लेने के लिए संघ किसी सम्मत और अन्य बल को तैनात करने की शक्ति प्रदान करता है। वही न्यायिक समीक्षा क्या है कि राष्ट्रपति जो है और जो उपराष्ट्रपति हैं उनके चुनाव से उत्पन्न जुड़ी सभी संशय या विवाद की जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाएगी। उनका फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ही सुनाएगा। तो इस प्रकार आज की हमारी क्लास पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। जो जून माह के अंतर्गत जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस से संबंधित क्वेश्चन बन रहे थे वो सारे हमने कवर करने की कोशिश की। ठीक है, तो इसी तरह हम मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात जल्दी होगी। थैंक यू सो मच।